नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा जो ई व्याख्यान है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को लेकर है। और विगत व्याख्यान में हमने सेक्शन 14 या धारा 14 के बारे में चर्चा की थी और हमने ये जाना था शाश्वतता के विरुद्ध नियम। वहाँ पर हमने चर्चा में ये समझने का प्रयास किया कि शाश्वतता किसे कहते हैं और संपत्ति के संदर्भ में या संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में शाश्वतता क्या है। तो वहाँ हमने ये पाया कि संपत्ति पर मनमाने नियंत्रण को ही शाश्वतता कहा गया है। और शाश्वतता के हमने कुछ कारणों की चर्चा की थी, जिसमें 3 अहम कारण आए थे, जिसमें पहला पारिवारिक स्वाभिमान, दूसरा संपत्ति को बर्बादी से रोकना और तीसरा व्यक्ति की इच्छा। इन तीनों कारणों से कोई भी संपत्ति का स्वामी ये चाहता है कि संपत्ति पर अनंत काल तक उसका नियंत्रण बना रहे, जो कि सामाजिक दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यदि सभी संपत्तियों पर ऐसे व्यक्तियों की इच्छा का नियंत्रण बना रहा जो अब इस संसार में नहीं है, जगत में नहीं है, तो जीवित व्यक्तियों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा और संपत्तियां अपना महत्व खो देगी। और चूंकि संपत्ति की एक बहुत ख़ास बात है कि ये बिना स्वामी के कभी नहीं रहती। किसी भी संपत्ति का कोई ना कोई स्वामी सदैव ही रहेगा। तो जो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है वह अच्छा स्वामी साबित नहीं हो सकता है। तो आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वह है धारा 14 और उसका आगे का भाग, जो विगत चर्चा में छूट गया था या रह गया था। तो आइए देखते हैं धारा 14 के आवश्यक तत्व। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेक्शन 14। धारा 14 संपत्ति को बांधे रखने की अधिकतम अवधि तय करती है। हमने पिछले व्याख्यान में देखा था, एक छोटा सा फॉर्मूला था, जीवित व्यक्ति प्लस अजन्मा प्लस 18 वर्ष। अब उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि धारा 14 मूलतः है क्या। तो धारा 14 या सेक्शन 14 जो प्रावधान करता है वो ये प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जो अब नहीं है, किसी संपत्ति को कितने समय तक अपनी इच्छा के अनुरूप संचालित कर सकता है। तो यहाँ पर धारा 14 संपत्ति को बांधे रखने की अधिकतम अवधि तय करती है। यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अब उस संपत्ति का स्वामी नहीं है, कितने समय तक उस संपत्ति को नियंत्रित कर सकता है या बांधे रख सकता है। पहला बिंदु आता है संपत्ति का अंतरण। दान या विक्रय, यानी सेक्शन 14 में अंतरण होना जरूरी है। अब यहाँ खास बात ये आई है कि जीवित व्यक्तियों के द्वारा किए गए अंतरण पर भी धारा 14 लागू होती है। चूंकि दान और विक्रय की बात की गई, तो दान और विक्रय में जो दानदाता है या विक्रेता है उसका जीवित होना आवश्यक है। अगला बिंदु आता है संपत्ति में हित सृजन। क्रिएट एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। क्रिएट एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। धारा 14 वहीं लागू होती है जहां केवल हित सृजित हो, यानी हित का अंतरण होना आवश्यक है या हित का सृजन होना आवश्यक है। अग्र क्रयाधिकार, जिसको हम प्रीएम्पशन या हकशुफा भी कहते हैं, व्यक्तिगत संविदा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, विक्रय का करार, एग्रीमेंट टू सेल इत्यादि पर धारा 14 लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हित सृजित नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत संविदा क्या है? व्यक्तिगत संविदा है मंदिर के शैवियत ने, उदाहरण देखें, मंदिर के शैवियत ने एक परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करने हेतु नियुक्त किया। इसे धारा 14 के द्वारा शून्य घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ जो पूजा का अधिकार है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई
हित का सृजन नहीं हो रहा है या हित का अंतरण नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति जो शैवियत था, हित उसी में निहित था और उसी में निहित रहेगा। अगला बिंदु आता है जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व हित का सृजन। क्रिएट प्रियर इंटरेस्ट इन लिविंग पर्सन और पर्सन्स, अर्थात एकल या संयुक्त या एक के बाद एक पूर्व हित का सृजन हो सकता है, बशर्ते अंतरण के समय सभी जीवित हों। यानी हमने अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण पढ़ा था, चर्चा की थी, और वहाँ हमने ये देखा कि अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि किसी जीवित व्यक्ति को पूर्व हित दिया जाएगा और पूर्व हित रखने वाली व्यक्ति की जीवन काल में ही अजन्मे व्यक्ति को अस्तित्व में आना अनिवार्य है। और अगला बिंदु हमारा था पूर्व हित की समाप्ति से पहले अजात का अस्तित्व में आना जरूरी। यानी जिस व्यक्ति को पूर्व हित दिया गया है उसके जीवन काल में ही अजन्मे व्यक्ति को अस्तित्व में आना अनिवार्य है, वरना संपत्ति वहीं चली जाएगी, वहीं लौट जाएगी जहाँ से वे आई थी। और इसके बाद अगला बिंदु आता है अंतिम अंतरिति के पक्ष में पूर्ण हित का अंतरण। जब संपत्ति का अंतरण हो रहा है और ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो रहा है जो अजात है, तो ये अंतिम अंतरिति के रूप में जो व्यक्ति है उसे संपत्ति का पूर्ण हित मिलेगा, तभी ये धारा लागू होगी। यानी जो अंतिम अंतरिति है या अजन्मा है उसमें पूर्ण हित जाएगा और जीवित व्यक्ति में केवल पूर्व हित ही जाएगा। अगला बिंदु हम देखते हैं अजात व्यक्ति द्वारा अव्यस्तता की आयु प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना। इंटरेस्ट विल बी वेस्टेड इन अनबॉर्न ऑन द एज ऑफ मेजॉरिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अजात व्यक्ति वयस्क हो जाएगा, अब 18 वर्ष की आयु है, माता पिता के साथ रहता हो, और 21 वर्ष की आयु होगी वयस्कता की यदि वह संरक्षक के संरक्षण में रहता हो। अब अगला बिंदु आता है गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया अंतरण मान्य। अब अजन्मा यदि गर्भस्थ शिशु है और उसके पक्ष में अंतरण कर दिया गया है और वो जीवित जन्म लेता है तो ऐसा अंतरण मान्य होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और धारा 14 के बचे हुए भाग का हम अगले ई व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।